मन में एक जबरदस्त आइडिया है, लेकिन सवाल यह है कि उसे भारत की अगली बड़ी कंपनी में कैसे बदला जाए। तो आज हम इसी सफर की पूरी कहानी समझने वाले हैं, एक आइडिया को हकीकत में बदलने का हर एक कदम, हर एक बारीकी। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 122। ये भारत में बने यूनिकॉर्न्स की संख्या है, मतलब वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक स्टार्टअप आखिर होता क्या है। सोचिए, एक लोकल बेकरी, वो एक छोटा बिजनेस है, वो लगातार अच्छा मुनाफा कमाता है। लेकिन ज़ोमैटो एक स्टार्टअप है जिसने पूरे फूड डिलीवरी के तरीके को ही बदल दिया। स्टार्टअप का असली खेल इनोवेशन और बहुत तेजी से स्केल करने का है, और इसी वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। तो चलिए भारत की इस स्टार्टअप क्रांति में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इतनी एनर्जी और इतना पैसा आ कहां से रहा है। अच्छा, अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि पैसा जा कहां रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, फिनटेक सेक्टर सबसे आगे है। इसने कुल फंडिंग का लगभग 1/3 मतलब 32% हिस्सा अपनी तरफ खींचा है, और उसके ठीक पीछे हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस और रिटेल। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा दांव डिजिटल पेमेंट्स, B2B सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे आइडियाज पर है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि एक फाउंडर की यात्रा के वो शुरुआती लेकिन सबसे जरूरी कदम क्या होते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट को कानूनी पहचान देना। किसी भी स्टार्टअप की यात्रा इन 5 स्टेजेस से होकर गुजरती है। एक आइडिया सोचने से लेकर उसे मार्केट में वैलिडेट करने, फिर शुरुआती ग्राहक बनाने, फिर बिजनेस को स्केल करने, और आखिर में एक सफल एग्जिट तक। फ्लिपकार्ट के बारे में सोचिए, एक आइडिया से शुरू होकर हर स्टेज को पार करते हुए वो एक इंडस्ट्री लीडर बन गए। हर स्टेज की अपनी अलग चुनौतियां और अपने अलग लक्ष्य होते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर भविष्य में वेंचर कैपिटल से फंडिंग उठाने या कर्मचारियों को ESOPs मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस देने का कोई भी प्लान है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना लगभग अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ESOPs बेहतरीन टैलेंट को अपनी ओर खींचने का एक शानदार तरीका है, और इन्वेस्टर्स भी प्राइवेट लिमिटेड स्ट्रक्चर पर ही भरोसा करते हैं। यहां एक सवाल है, वो कौन सी एक चीज है जो एक नए स्टार्टअप के लाखों रुपए के टैक्स बचा सकती है और जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं? और जवाब है ये DPIIT की मान्यता। ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये किसी भी स्टार्टअप के लिए एक गेम चेंजर है। जरा सोचिए, शुरुआती 10 में से 3 साल तक मुनाफे पर कोई टैक्स ही नहीं देना, और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से मुफ्त है और स्टार्टअप को लाखों रुपए बचाकर उसे ग्रोथ में लगाने का मौका देता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर स्टार्टअप के लिए ऑक्सीजन की तरह है, फंडिंग, यानी बिजनेस को बड़ा करने और स्केल करने के लिए जरूरी पैसा कैसे जुटाया जाए। इन्वेस्टर्स सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एक नया ग्राहक पाने में आखिर कितना खर्च आता है। इसे कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC। मान लीजिए कि मार्केटिंग पर 1000 रुपए खर्च हुए और 10 नए ग्राहक मिले, तो CAC हुआ 100 रुपए। बस इतना आसान है। और फिर आता है समीकरण का दूसरा हिस्सा, लाइफ टाइम वैल्यू या LTV, मतलब एक ग्राहक अपनी पूरी जिंदगी में कितना मुनाफा देता है। अगर कोई ग्राहक हर महीने 50 रुपए का सामान खरीदता है और वो 12 महीने तक ग्राहक बना रहता है, तो उसका LTV हुआ 600 रुपए। और यह है वो सुनहरा अनुपात जो एक स्टार्टअप की हेल्थ का थर्मोमीटर है। अगर किसी ग्राहक से होने वाली कमाई यानी LTV उसे पाने में लगे खर्च यानी CAC से कम 3 गुना ज्यादा है, तो ये एक हेल्दी और स्केलेबल बिजनेस मॉडल का साफ संकेत है। इसका मतलब है कि बिजनेस में लगाया गया हर 1 रुपया 3 रुपए बनकर वापस आ रहा है। फंडिंग की यात्रा भी एक स्टार्टअप की तरह ही अलग अलग स्टेज में होती है। शुरुआत में फाउंडर्स अपना पैसा लगाते हैं, जिसे बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। फिर एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, सिकोया और एक्सेल जैसे बड़े वेंचर कैपिटल फंड से करोड़ों का निवेश मिलना शुरू हो जाता है। चलिए अब एक बढ़ती हुई कंपनी की हकीकत पर आते हैं, जहां ग्रोथ और कानूनी नियम कायदे साथ साथ चलते हैं। सच कहूं तो असली मेहनत का दौर यही है। जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ता है, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। 20 लाख के टर्नओवर पर GST अनिवार्य हो जाता है। 20 कर्मचारी होने पर PF और 10 कर्मचारी होने पर ESI रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है। इन्हें नज़रअंदाज करने का मतलब है भारी जुर्माना और बहुत सारी कानूनी मुश्किलें।
टैक्स के मामले में कुछ बातें बिल्कुल पक्की हैं। चाहे मुनाफा हो या ना हो, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अपने अकाउंट्स को सही ढंग से मेंटेन करना और टर्नओवर 1 करोड़ पार होने पर टैक्स ऑडिट कराना, ये सब अनिवार्य है। इसमें कोई छूट नहीं है। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां हम उन आम गलतियों के बारे में बात करेंगे जो एक अच्छे भले होनहार स्टार्टअप को भी पटरी से उतार सकती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, को फाउंडर्स के बीच इक्विटी, किसकी क्या भूमिका होगी और जिम्मेदारियों पर कोई भी लिखित समझौता न होना। ये बाद में ऐसे झगड़ों को जन्म देता है जहां कंपनियां तक टूट जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआत में सब कुछ साफ नहीं किया गया था। दूसरी बड़ी गलती है प्रोडक्ट मार्केट फिट हासिल करने से पहले ही बहुत ज़्यादा खर्च कर देना। प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब है कि कुछ ऐसा बन गया है जिसे लोग सच में चाहते हैं। इससे पहले महंगे ऑफिस या एक बड़ी टीम पर पैसा खर्च करना कैश को आग लगाने जैसा है। और तीसरी बड़ी गलती है शुरुआती रजिस्ट्रेशन और बुक कीपिंग को हल्के में लेना। ये एक छोटा सा काम लग सकता है, लेकिन आगे चलकर ये भारी जुर्माने और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़े रेड फ्लैग का कारण बन सकता है। और देखिए, ये बात सब कुछ बयां कर देती है। एक बेहतरीन आइडिया भी बेकार है अगर उसे सही ढंग से लागू ना किया जाए, खासकर जब बात पैसे, कानून और सही टीम बनाने की हो। तो आखिर में ये रहा एक 30 दिन का एक्शन प्लान। ये एक साफ सुथरा रोड मैप है जो ये पक्का करता है कि नींव मजबूती से रखी गई है, कानूनी ढांचे से लेकर पहले ग्राहकों तक। तो सारी तैयारी हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सफर में पहला और सबसे असरदार कदम क्या होगा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।